हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कॉमर्स के बारे में, जो आपके बिजनेस के पार्ट के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। और कॉमर्स में दो एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें एक था ट्रेड और एक था ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड के बारे में लास्ट लेक्चर में आपने ढंग से पढ़ा, सुना और समझा है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में। ऑक्सिलरीज में अगर हम बात करें, ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, और वो किसकी हैं? ट्रेड की हैं, तो उन्हें हम व्यापार की सहायक क्रियाएं बोलते हैं। कॉमर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉमर्स उन सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप है जो आपके प्रोडक्ट के फ़्लो को प्रोडक्शन लेवल से कंजम्पशन लेवल तक थोड़ा कन्वीनियंट बनाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट इजीली कंजम्पशन लेवल तक पहुंच जाते हैं और उस चीज़ में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ट्रेड से तो हम ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देते हैं, माल को बेच देते हैं और जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर को पहुँच जाता है। लेकिन उस चीज़ में असिस्ट करने के लिए कुछ ऑक्सिलरीज़ आपको यहाँ पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो आपके ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को असिस्ट करती हैं, माल के फ़्लो को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करती हैं, फ़ायदा करती हैं, लाभदायक होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कुछ जोग्राफिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके कारण जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि हर चीज़ हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिमांड है वो तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में रहती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स किसी एक फ़िक्स प्लेस पर ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम चाय के बारे में बात करें, टी के बारे में, तो टी का जो प्रोडक्शन है वो मेनली आपके होता है हमारे असम स्टेट के अंदर। इसके अलावा अगर हम कॉटन की बात करें, रुई की, तो वो आपके होती है गुजरात में और महाराष्ट्र में। अगर हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये आपके यूपी बिहार में ज़्यादा होती है, लेकिन इनका कंजप्शन ऑल ओवर इंडिया में होता है। कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या वहाँ के लोगों को इन चीज़ों को यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर हम एक्सेस प्रोडक्शन को, जितना वहाँ पे कंज्यूम हो सकता है उसको वहाँ हम कंजप्शन के लिए दे देंगे, लेकिन जो अधिक उत्पादन होगा, जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन प्लेसेस तक पहुँचाएंगे जहाँ पर उन चीज़ों की डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो वहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा आपका एक्सेस प्रोडक्शन जो होगा उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि कंजप्शन आपका लिमिटेड ही है अपने एरिया में। भाई आज सारा असम स्टेट ये कहे कि जितनी भी टी हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारी की सारी हम ही यूज़ करेंगे, तो उनको और भी तो चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन जहाँ पे वो चीज़ें नहीं है वहाँ पे उसकी डिमांड हो रही है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से जो टी है उसको प्रोड्यूस करके और फिर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में या प्लेसेस पे उसको कंजप्शन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसमें आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा एयरलाइंस के थ्रू भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये आपके काफ़ी कन्वीनियंट बनाता है मार्केट को बड़ा करने में और प्रोडक्ट्स की सप्लाई को देने में। क्लियर? इसके अलावा हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन भी अपने आप में आपको ट्रेडिंग के लिए असिस्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि जितनी मार्केट डील्स होती हैं, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो भी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेगा उसके लिए उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर एक कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू क्या होता है, रिलेशन बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है, जिन्हें हम इंडेंट के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि एक होता है कोटेशन, एक होता है आपका इंडेंट। तो ये चीज़ें आपकी पत्र व्यवहार के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपके सोर्सेज हैं, जिसमें आप डाक के पोस्ट के माध्यम से, तार के माध्यम से, टेलीफोन्स के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तरह तरह की बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिससे आप अपने सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी ब्रांचेस को और सारे ऑफिसेस को जोड़े हुए हैं।
इससे क्या होता है, आपको बिजनेस को इंटरनली मैनेज करने में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आपके ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को स्मूथ बनाती हैं, बड़ा डेवलप करने में आपको हेल्प करती हैं। क्लियर। नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखो, बैंकिंग और फाइनेंस अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इससे आपको ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हम बात करें अगर ट्रेड के डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है केवल और केवल इकोनॉमिक सपोर्ट पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको इकोनॉमिक सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उतना आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। और उसके लिए आपको असिस्ट करता है कौन? बैंक। बैंक एक नेटवर्क के फॉर्म में आपको डिफरेंट टाइप की क्या करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। मेनली एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? पैसे की। तो आपको डिफरेंट टाइप के लोन्स, जिसमें आपके कैश क्रेडिट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, टर्म लोन्स आते हैं, इस तरह के लोन्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कैश ट्रांजेक्शन करना है तो क्विकली नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी रिस्क कम हो सकती है। और इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़, जिसमें आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो डिजिटल कैश होता है, इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कुछ कंपनीज़ के जो बिल्स होते हैं, उन बिल्स को विड्रॉ करने का काम भी करती है कौन? बैंक। जैसे मान लो आपके पास कोई बिल्स हैं किन्हीं पार्टीज़ के जिनसे आपको पेमेंट मिलेगा, तो आपने क्या किया, टाइम से पहले उनका पेमेंट लेने के लिए वो सारे बिल्स बैंक को दे दिए और बैंक से क्या ले लिया? पैसा ले लिया। तो इस तरह से आपको पैसा टाइम से पहले मिल सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो आपने अभी बिल्स को डिस्काउंटिंग किया है, इससे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज़ होती हैं, उन कंपनीज़ के जो शेयर्स वगैरह होते हैं, डिवेंचर्स वगैरह होते हैं, उनको इशू करवाने में भी आपके बैंक सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने में बैंकिंग फैसिलिटीज़ का एक अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक सपोर्ट है। ठीक है। नंबर थर्ड पे हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। देखो, बिजनेस में एक फैक्टर होता है रिस्क फैक्टर, और इस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखकर आपको क्या करना होता है, बिजनेस का ऑपरेशन करना होता है। कुछ बिजनेस केवल इसीलिए शुरू नहीं हो पाते या जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर को आप ढंग से इवैल्यूएट नहीं कर पाते और उसको कवर करने के लिए कोई आप काम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस अपने आप में एक फैसिलिटी है जो आपको इस चीज़ को कवर करने के लिए आपको फ़ायदा पहुँचाती है, आपको हेल्प करती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर बड़े बड़े गोडाउंस या ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू जो माल आपका फॉरवर्ड किया जाता है अलग अलग प्लेसेस के लिए, उस चीज़ में आपकी काफ़ी रिस्क होती है। आपने लाखों का माल स्टोर किया हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई आपका नेचुरल डिसास्टर के थ्रू या आग लग गई या फिर चोरी हो गई, इन सारी रिस्क से आपको क्या होना है, आपको निकलना है। और इसीलिए इनसे आपको सर्टेनिटी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो। ऐसा होने पर इंश्योरेंस जब हो जाता है और उसके बाद अगर मान लो वो रिस्क जो होती है वो आपकी हैपन होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कॉम्पेंसेशन है, जो आपका नुकसान है, जो लॉस और डैमेज हुआ, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका कवर अप देती है, आपको उसका पेमेंट किया जाता है और आपका जो रिस्क है वो अब कवर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको ट्रेड को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 4 पर, तो एक आता है आपका वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को स्टोरेज फैसिलिटी भी बोलते हैं। मैंने आपको इस बारे में बताया था जब हम यूटिलिटी का क्रिएशन पढ़ रहे थे कि स्टोरेज जो होता है वो आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स की डिमांड एंड सप्लाई में एक बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट्स को पहले से स्टोर करें। एक्चुअल में क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने, प्रोड्यूस करने, उसको सेल करने, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक टाइम गैप होता है, एक टाइम इंटरवल होता है। और इस टाइम इंटरवल के अंदर उस प्रोडक्ट को आपको एक ऐसे एक सिक्योर प्लेस पे, एक सेफ़ प्लेस पे रखना ज़रूरी होता है जहाँ पर उसकी जो नेचर्स हैं, जहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है वो वैसी के वैसी बनी रहें जैसा उनका कंजप्शन के टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे था। तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक सेफ़ प्लेस चाहिए। और उस सेफ़ प्लेस पे आपने एक सर्टेन पीरियड तक, एक टाइम पीरियड तक क्या किया, उस चीज़ को स्टोर करके रखा। और ऐसा करने से क्या हुआ, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपकी मेंटेन होगी। और क्वालिटी मेंटेन होने के साथ साथ आप जब उसका एक फ़िक्स टाइम आएगा कंजप्शन का, तब आप उस समय वो यूज़ कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनका हम
12 महीने पूरी साल क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। उसके पीछे जो मेन आपका फैक्टर है वो वेयर हाउसिंग ही है। कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको उनके सीजन में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जैसे अगर हम सब्जियों की बात करें, तो ये चीज़ें क्या होती हैं आजकल प्रोडक्शन करके एक्सेस प्रोडक्शन को स्टोर कर दिया जाता है। और स्टोर करने पे जब उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है, जब उनके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस स्टोर प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, डिमांड जो होती है उसको पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है फ़ायदा आपको कि एक तो आपके जो प्राइसेस हैं उनमें क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। आपके प्राइसेस अप एंड डाउन कब होते हैं, जब आप मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं दे पाते। लेकिन अब हमने वेयर हाउसिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कभी भी मार्केट में दे सकते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इससे बर्डन पहुंचता है किसके, कंज्यूमर की पॉकेट पर। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पर अगर आप वेयर हाउसिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ में फ़ायदा मिलता है और आप क्या करते हैं, इस चीज़ के बर्डन को मेंटेन कर सकते हैं और आपके प्राइसेस जो है वो भी कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरीज में एडवर्टाइजमेंट के बारे में। देखो, हर कंपनी, हर बिजनेस फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करें और इस चीज़ के लिए वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आपके एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन मेथड्स और पब्लिसिटी आती हैं। उनमें एडवर्टाइजमेंट अपने आप में एक मेजर एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो पब्लिक को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है इस चीज़ के बारे में कि उसके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कौन से इसके अप्रोचेबल प्लेसेस हैं, क्या एमआरपी, क्या रेट्स हैं। ये सारी चीज़ें जब उनको इन्फॉर्म की जाती है तो वो और दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से उनका कंपैरिजन करके ईज़िली आपके लिए ये चीज़ डिसीजन ले सकते हैं कि आप उनको अपना जो परचेजिंग ऑर्डर है वो किस कंपनी को, किस फर्म को देना है। तो ये चीज़ आपकी एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस मानी जाती है। देखो, नॉन पर्सनल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया है कि एडवर्टाइजमेंट एक नॉन पर्सनल, यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती है तो जो स्पॉन्सर होता है, जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने वाला एडवर्टाइज़र कंपनी का हेड होता है, मैनेजर होता है, वो सीधा पब्लिक के सामने नहीं आता। वो किसी मीडियम को, किसी सोर्स को यूज़ करता है, किसी टीवी चैनल, किसी न्यूज़पेपर या दूसरे सोर्सेज जो होते हैं आपके, उन चीज़ों को यूज़ करता है। तो उसको हम नॉन पर्सनल क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन या नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कहेंगे। इसमें पेड अप फॉर्म होती है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, एक कंपनी है अमेज़ॉन कंपनी, और अमेज़ॉन कंपनी अपने फेस्टिव सीजन का जो सेल वाला ऑफ़र है उसके बारे में पब्लिक को बता रही है। तो उसने क्या किया, दैनिक भास्कर का जो फ्रंट पेज है वो बुक कर दिया। तो यहाँ पर अमेज़ॉन कंपनी के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो आपको पर्सनली आके नहीं बता रहे स्कीम्स के बारे में, वो एक सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इस कवर को, इस पेज को बुक करने के लिए या इस पर अपना एडवर्टाइजमेंट देने के लिए उन्होंने दैनिक भास्कर ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया है, पेमेंट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंपनी की तरफ से दिया गया है। अगर मान लो एज ए न्यूज़ इस चीज़ को दैनिक भास्कर एज ए न्यूज़ प्रेजेंट करता तो यहाँ पर पेमेंट नहीं लिया जाता। उसको हम फिर क्या बोलते, उसको हम बोलते पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी में कोई चार्ज पेमेंट नहीं होता। जबकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर चार्ज पेमेंट होता है, क्योंकि ये आप खुद दिलवाते हो अपने आप को बेनिफिट देने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंफॉर्मेशन फैलाते हो। प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जब मार्केट में आती है तो कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करते हैं, और डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आती है, और इस तरह से आपकी जो सेल है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से आपकी जो ट्रेड है उस चीज़ को असिस्ट करने के लिए, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आपकी 4-5 तरह की आपने ऑक्सिलरीज पढ़ी, जिसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक पढ़ा है। और इस चीज़ के अंदर
जो ऑक्सिलरीज है वो कॉमर्स के अंदर आपका एक टॉपिक था जो आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट बातें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।